हाँ जी स्टूडेंट, शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है कुल मंग कुल पूर्ति। ठीक है, तो इसमें मैं आप एक मिनट। हाँ जी, तो अगर मैं बात करूँ कुल मंग मीन्स की कुल मांग की बात हो रही है, एग्रीगेट डिमांड की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। तो जो +2 के स्टूडेंट है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की अगर हम बात करें, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की अगर हम बात करें, ठीक है एक मिनट, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बात करें तो आपके लिए ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मेन की पॉइंट्स बताऊंगी कि कहाँ से आपने क्या करना है, किस वे से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा बनेगा और लॉन्ग क्वेश्चन आपका कौन सा बनेगा। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताऊंगी, आप नोट कर लीजिएगा। डायग्राम पे आपने मेनली ध्यान देना है। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो आपके डाउट भी नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो अगर मैं कुल मंग मतलब कि कुल रोजगार, आमदन, रोजगार की अगर हम बात करें, इनकम की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो वो आपसे इक्विलिब्रियम लेवल पूछेंगे। क्या पूछेंगे? इक्विलिब्रियम लेवल पूछेंगे। तो इक्विलिब्रियम लेवल की बात करें तो वो आपसे क्लासिकल के अकॉर्डिंग पूछेंगे। क्लासिकल का मतलब, क्लासिकल मीन्स जो पुराने इकोनॉमिक्स थे, एक होते केंजियन। ठीक है, केंजियन की बात करें और क्लासिकल की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको मेनली थोड़ा सा डिफरेंस इनमें बता देती हूँ। क्लासिकल का मतलब होता है जो ओल्ड इकोनॉमिस्ट थे, जो अर्थशास्त्री थे, जो पुराने थे, उनकी बात कर लेते हैं। और केंजियन का मतलब होता है कि क्लासिकल के बाद जो इकोनॉमिक्स्ट आए उनको हम केंज बोलेंगे। ठीक है, तो क्लासिकल विचारधारा के अकॉर्डिंग क्या था कि उन्होंने ये बोला था कि बिना गवर्नमेंट, मुक्त अर्थव्यवस्था, मतलब कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा। गवर्नमेंट का इंटरफेयर समझते हो ना, मतलब सरकार कुछ भी नहीं बोलेगी कि आप ये करो वो करो, है ना, वो अपना जो भी है हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेगी। तो क्लासिकल विचारधारा क्या थी? मुक्त अर्थव्यवस्था थी। अब मैं आपको ना क्वेश्चन दिखा देती हूँ सबसे पहले कि आपका क्वेश्चन किस वे से बनेगा। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है सेधे बाजार नियम की व्याख्या करो। आपको यही वाला क्वेश्चन आपको पता है ना, ये वाला आपका हर बार क्वेश्चन बनता है, आपने हाउस टेस्ट भी दिए होंगे, है ना, बीच बीच में आपके टेस्ट होते हैं। तो से का बाजार नियम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। से का बाजार नियम आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं आपको से का बाजार नियम करवाऊंगी अच्छे से। क्लासिकल विचारधारा मीन्स जो पुराने इकोनॉमिक्स थे। क्लासिकल अभी मैंने बताया ना, क्लासिकल का मतलब जो पुराने इकोनॉमिक्स है उनकी बात हो रही है। तो ये दो क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप ध्यान दोगे। मेरा गेस 90 से 95% मैं आपको यही बोलूँगी कि से का बाजार नियम आपसे पूछ लेंगे। सेकेंडली अगर मैं 80% बोलूँ तो क्लासिकल विचारधारा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आमदन दे मुख्य तत्व, ये चलो नॉर्मल है, थोड़ा समझा दूंगी। बचत ते निवेश नु चित्र द्वारा स्पष्ट करो, इसका आपने डायग्राम बनाओगे बचत और निवेश का। ठीक है, तो डायग्राम अच्छे से समझाऊंगी। मजदूरी कीमत लोचशीलता, तो ये भी आपको थोड़ा मैं समझा दूंगी। मेनली आपने क्या तैयार करना है? से द बाजार नियम, से का बाजार नियम आपने करना है, क्लासिकल विचारधारा आपने करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका जो भी है पेपर में बन जाएगा क्वेश्चन, तो आप आराम से कर सकते हो। अभी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या था, तो क्लासिकल विचारधारा आपसे पूछा गया, तो आप फर्स्टली क्या मेंशन करोगे कि उन्होंने बोला था बिना गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा, मतलब कि मुक्त अर्थव्यवस्था, फ्री मार्केट होगी, फ्री इकोनॉमी। क्या होगी? फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा, सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं, मतलब सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। उसके बाद केंज की बात करते हैं। क्लासिकल के बाद कौन आए थे? केंज आए थे। तो अगर हम केंज की बात करें तो केंज क्या था? कुल मंग इज इक्वल टू जो एग्रीगेट डिमांड है वो किसके इक्वल होगी? उपभोग खर्चा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये वाली लाइन आप याद रखोगे। केंज के अकॉर्डिंग अगर वो केंज का थॉट आपसे पूछ लेना तो केंज का थॉट क्या था? जो एग्रीगेट डिमांड होती है ना, जो हमारी टोटल डिमांड है। टोटल डिमांड का मतलब जैसे मैं डिमांड कर रही हूँ, मेरे अलावा आप भी हो, बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, सभी अपनी अपनी डिमांड कर रहे हैं, सभी की डिमांड को मिलाते हैं तो क्या बन जाती है? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? C+I, मतलब कंजम्पशन आप कितना कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कितना हो रहा है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब हुआ C+I। तो फर्स्ट लाइन याद रखोगे। केंजियन विचारधारा क्या थी? केंजियन ये थी कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I। और जो केस थे उन्होंने बोला एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल रहेगी, मतलब जितनी आप डिमांड कर रहे हो ना उतनी की उतनी मार्केट में सप्लाई होगी, मीन्स की प्रोडक्शन होगा। ठीक है, आमदन दे मुख्य तत्व, नीचे क्वेश्चन था ना स्टार्टिंग में मैंने बताया था,
आमदन के तत्व कौन से होते हैं? इनकम जो है वो किस किस का भाग है? उपभोग मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग, बचत, बचत मतलब सेविंग, मतलब जो हमारी इनकम है वो किसका पार्ट है? सेविंग प्लस एस मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग का पार्ट है, ठीक है। कुल पूर्ति और कुल मांग मतलब कि एग्रीगेट जो सप्लाई है वो इनकम के इक्वल होगी, और इनकम अभी मैंने बताया सी प्लस आई के बराबर है, सी प्लस आई के बराबर है। और एग्रीगेट डिमांड जो है वो सी प्लस आई के बराबर है। मीन्स कि अगर एग्रीगेट सप्लाई की बात करूँ तो एग्रीगेट सप्लाई जो है टोटल इनकम के बराबर है, कि मतलब टोटल इनकम कितनी है। अब जो वाई है, वाई किसके इक्वल था? वाई आपका सी प्लस एस के बराबर था। मीन्स एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर आ गई? सी प्लस आई के बराबर आ गई। और एग्रीगेट डिमांड है, जो एग्रीगेट डिमांड है वो किसके इक्वल है? वो सी प्लस आई के इक्वल है। और केंज के अकॉर्डिंग क्या था? ये दोनों इक्वल रहने वाले हैं, ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू क्या है? सी प्लस आई है, और एग्रीगेट डिमांड क्या है? सी प्लस आई है। सी से सी कट हो जाएगा तो क्या आएगा? एस इज इक्वल टू आई आएगा। मतलब सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल रहने वाली है, समझ रहे हो? सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल रहने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको देखिए, सबसे पहले हम लोग क्लासिकल की बात करते हैं, ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो क्लासिकल वालों ने क्या बोला था कि फ्री इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमिक, फ्री इकोनॉमी का मतलब समझते हो ना क्या होती है? मतलब मुक्त अर्थव्यवस्था। क्या था? मुक्त अर्थव्यवस्था, ठीक है, मुक्त अर्थव्यवस्था फ्री इकोनॉमी थी। इन्होंने और क्या बोला था क्लासिकल वालों ने? सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, फ्री इकोनॉमी होगी, है ना। केंज की बात कर लेते हैं। केंजियन विचारधारा क्या थी? केंजियन क्या बोल रहे थे? केंजियन ने बोला था कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होगी। अभी आपने देखा जो एग्रीगेट डिमांड है वो किसका हिस्सा था? एग्रीगेट डिमांड की अगर हम बात करें, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की बात मैं कर रही थी, हाँ, एग्रीगेट डिमांड की बात करी तो सी प्लस आई था ना, सी प्लस आई था, सी प्लस आई था। और एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो क्या था? एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल थी? इनकम के इक्वल थी। इनकम मतलब सी प्लस एस के इक्वल था ना। अब ये दोनों तो इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू केंज। इक्विलिब्रियम में क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड है सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस। सी से सी कट हो जाएगा तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया? एस आ गया ना। मतलब इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग के इक्वल होगी। मैं इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट बार बार समझा रही हूँ, क्योंकि अगर आप इसी वे से करते हो ना, मैथमेटिक्स वे से करते हो, तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में जो मार्क्स है वो अच्छे बनेंगे। सो आपने यही वाला पैटर्न यूज़ करना है। तो संतुलन अगर हम बात करें, इक्विलिब्रियम लेवल, उन्होंने आपसे इक्विलिब्रियम लेवल पूछा था ना, तो इक्विलिब्रियम लेवल आप क्या बताओगे? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। मतलब कि अगर हम इक्विलिब्रियम लेवल की बात करें तो हमारी जो डिमांड है वो सप्लाई के इक्वल होगी। मीन्स कि जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी। यहाँ पे देखिए कि दो वक्त तारनामा, आमदन, उत्पादन, रोजगार दे संतुलन। अब 2 पॉइंट आप बनाओगे, मतलब ऑल ओवर कंक्लूजन की बात करूँ तो आपसे पूछा जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल, तो आप क्या बोलोगे? इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे होगा? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट जहाँ पे इक्वल होंगे, और सप्लाई इज इक्वल टू इन्वेस्ट जहाँ पे इक्वल होंगे, वो हमारा क्या होगा? वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो आपने ये 2 बातें लिखनी है। क्लासिकल विचारधारा, क्लासिकल विचारधारा मीन्स क्लासिकल जो पुराने इकोनॉमिक्स थे उनका क्या व्यूज था? कुल पूर्ति ते कुल मंग दृष्टिकोण, मतलब कि इन्होंने ये बोला था कि एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा। दोवां विच संतुलन अर्थव्यवस्था विच पूर्ण रोजगार ते पद्धर ते हुंदी है। मतलब जहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे ना, वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। जहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे वहाँ पे क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब पूर्ण रोजगार होगा। तो आपने क्या क्या याद रखना है? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर हम बात करें, 1 मिनट मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको समझा देती हूँ ये वाला पॉइंट। अगर यहाँ पे क्लासिकल की बात हो रही है ना, मतलब क्लासिकल विचारधारा के अकॉर्डिंग, क्लासिकल विचारधारा क्या बोल रही थी कि जहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट इनका क्या था कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, पूर्ण रोजगार होगा। क्लियर है ना? पूर्ण रोजगार होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। तो क्लासिकल विचारधारा के अकॉर्डिंग आप 2 बातें लिखोगे, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सेकंड आप लिखोगे कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम है वहाँ पे क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट होगा।
देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट ये बना था से द बाजार नियम। क्या था, से का बाजार नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। से का बाजार नियम क्या बोलता है, इन्होंने भी यही बोला था। सबसे पहले ये बात समझनी जरूरी है, पूर्ति अपनी मांग का आप निर्माण करती है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ। जो सप्लाई है ना, सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करेगी। मीन्स कि आप मार्केट में जाते हो, है ना, तो जैसे ही आप सपोज कपड़े खरीदने जा रहे हो, है ना, तो कपड़े खरीदने जा रहे हो, वहाँ पे अच्छे अच्छे कपड़े लगे हुए हैं, तो आपने उनको देखा, देन फिर उसके बाद ही बाय करोगे ना कि मुझे ये वाली ड्रेस चाहिए या फिर ये वाली ड्रेस चाहिए, है ना। तो आपने जब ड्रेसेस को देखा तो आपने सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऐसी शॉप पे जाते हो जहाँ पे बाहर कपड़े नहीं लगे हुए या फिर उसके पास है नहीं, तो वो आपको बोलेगा आपको क्या चाहिए मेरे को बताओ, नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो मैं मंगवा दूंगा। तो कितना अंतर आ गया ना। एक तो ये था कि वहाँ पे थे, आपने पसंद किया और ले लिया। एक ये था कि वो बोलेगा आप नेक्स्ट टाइम आना मैं मंगवा दूंगा, अभी है नहीं। तो हो सकता है अगली बार हम जाएं ना जाएं, डिमांड करें ना करें, है ना। तो कितना फ़र्क आ गया। कहने का मतलब आप प्रोडक्शन करो, सप्लाई करो, मतलब ऑलरेडी शॉप पे कपड़ा होना चाहिए, फिर ही हम डिमांड करेंगे ना। तो ये बात से ने बोली थी, JB से, इस पर्सन का नाम था JB से की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स का नाम है। इनके नाम के ऊपर ही रूल बन गया, एक व्यूज़ बन गया कि जो सप्लाई है ना वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। तो आपने याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेना से का बाजार नियम, तो फर्स्ट आप बोलोगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। फर्स्ट तो आप यही वाला रूल यूज़ करोगे। सेकेंडली पूर्ति अपनी मांग का आप निर्माण करती है। सेकेंड आप क्या बनाओगे, पूर्ति अपनी मांग का आप निर्माण करती है। थर्ड क्या बनाओगे, मजदूरी कीमत लोचशीलता, मजदूरी कीमत दर विच पूर्ण लोचशीलता पाई जाती है। मतलब जैसे जैसे वेज रेट, ये मैं आपको थर्ड लाइन समझा देती हूँ यहाँ पे ना, ब्लैक बोर्ड पे समझा देती हूँ। देखिए JB से का हम नियम कर रहे हैं, JB से की बात हो रही है। तो फर्स्ट इन्होंने क्या बोला, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा। मतलब जो टोटल डिमांड है, कुल मांग है, वो कुल पूर्ति के बराबर होगी। सेकंड इन्होंने बोला पूर्ति अपनी मांग का आप निर्माण करती है, पूर्ति अपनी मांग का आप निर्माण करती है, आप निर्माण कर दी है, ठीक है, कर दी है। दो बातें आपने सीख ली। थर्ड इनका क्या था, जो यहाँ पे क्या था, थर्ड लाइन क्या थी, मजदूरी कीमत लोचशीलता। ये वाली बात समझा देती हूँ। मजदूरी कीमत लोचशीलता क्या होती है कि जो मजदूरी है, मजदूरी है ना, मजदूरी का मतलब होता है वेज, ठीक है। जैसे कोई भी काम वाला, जो भी पर्सन काम कर रहा है, काम पे जा रहा है ना, जैसे उसे पैसे ज़्यादा मिलेंगे, वेज मतलब उसे मजदूरी जैसे ज़्यादा मिलेगी तो वो ज़्यादा काम पे जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट है, या फिर हम बात करें कि लेबर की जो सप्लाई है, लेबर है ना, जो काम करने वाला पर्सन है, उसकी सप्लाई इंक्रीज होगी। ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो ज़्यादा काम पे जाएंगे। अगर कम मजदूरी मिलेगी, अगर वेज कम मिलेगा तो लेबर कम काम पे जाएंगे। ये वाली बात तो अच्छे से समझ सकते हो ना, बिल्कुल नॉर्मल है। तो यही वाली बात से ने बोली थी। आपसे अगर छोटा क्वेश्चन भी पूछ लेना, मजदूरी वेज लोचशीलता क्या होता है, लोचशीलता क्या वर्ड था वहाँ पे, लोचशीलता, लोचशीलता है ना। लोचशीलता का मतलब ये होता है कि उसमें चेंज आना, परिवर्तन आना। मतलब कि वेज में अगर चेंज आ रहा है तो लेबर में भी चेंज आ रहा है। वेज अगर कम हो रहे हैं तो लेबर भी कम काम पे जा रहे हैं। अगर मजदूरी ज़्यादा मिल रही है, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो लोग ज़्यादा काम पे जा रहे हैं। समझ रहे हो ना। तो ये बात किसने बोली थी, ये JB से ने बोली थी। तो आप तीन बातें लिखोगे। अगर आपसे JB से का नियम पूछ लेना तो आप क्या लिखोगे, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। सेकंड लिखोगे पूर्ति अपनी मांग का आप निर्माण करती है। ये बात समझ गए ना अब आप लोग। थर्ड आप लिखो कि मजदूरी वेज में जो है लोचशीलता पाई जाती है। मजदूरी कीमत लोचशीलता, मजदूरी और कीमत लोचशीलता पाई जाती है। मजदूरी कीमत दर विच पूर्ण लोचशीलता पाई जाती है। इसका मतलब यही होता है कि जैसे जैसे आप वेज इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे ना, तो लेबर की सप्लाई में भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। अब मैं यहाँ पे ये थोड़ा आपको समझा देती हूँ। मजदूरी जो होती है ना, मजदूरी मतलब जो पैसे आपको मिल रहे हैं, जो वेज मिल रहा है, वो दो तरह का होता है। एक होता है नगद मजदूरी। नगद मजदूरी का मतलब जैसे आपके हाथ में 500 रुपये मिल गए, आपको 500, आपने कोई काम किया, आपको 500 रुपये का नोट मिला, तो वो क्या हो गई, नगद मजदूरी हो गई। अब आपके हाथ में 500 का नोट है,
अब आज आप इस 500 से कितना कुछ सामान बाय कर सकते हो, कितना कुछ सामान खरीद सकते हो। जैसे आपको कॉपी की ज़रूरत है, ठीक है, कॉपी की ज़रूरत है, तो फॉर एग्जांपल आपने एक कॉपी 100 की ली है, तो आप टोटल कॉपी कितनी ले सकते हो, 5 कॉपी ले सकते हो ना। मतलब 500 में आप कितनी कॉपी ले सकते हो, 500 में आप 5 कॉपी ले सकते हो। एक कॉपी अगर 100 की है तो कितनी कॉपी ले सकते हो, 5 कॉपी ले सकते हो ना। तो ये जो 5 कॉपी है ना, ये कॉपी आपकी वास्तविक मजदूरी है, जिसे आप रियल वेज बोलते हो। क्या बोलते हो, रियल वेज बोलते हो। तो रियल वेज का मतलब कि अगर आपके हाथ में 500 का नोट है तो आप उस 500 से कितना सामान ले सकते हो, मतलब वस्तु और सेवाओं के रूप में आप कितनी वस्तुएं ले सकते हो। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। नगद मजदूरी पूछ ले फिर तो आप नॉर्मली कि आपको पैसे कितने मिल रहे हैं, मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है, मतलब कितनी मनी आपको हाथ में मिल रही है, वो आपकी हो गई नगद मजदूरी। अगर वो आपसे रियल वेज पूछ ले तो रियल वेज के बारे में बताओ कि आपके हाथ में जो भी पैसे हैं आप उससे कितना सामान खरीद सकते हो। समझ रहे हो ना, जो आप सामान खरीद सकते हो ना, जो वस्तुएं और सेवाएं आप खरीद सकते हो, उसे आप क्या बोलोगे, रियल वेज बोलोगे। ठीक है, रियल वेज बोलोगे। अब यहाँ पे क्या शो रहा है, अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो डायग्राम में आपको क्या शो रहा है, यहाँ पे प्राइस लेवल है और यहाँ पे आउटपुट है। ठीक है, तो ये मैं डायग्राम आपको ब्लैक बोर्ड पे समझा देती हूँ, 1 मिनट। वैसे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आपने डायग्राम मैं बताऊंगी कौन सा बनाओगे, फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे हम प्राइस लेवल ले रहे हैं, ठीक है, प्राइस मतलब प्राइस कितना चल रहा है, प्राइस लेवल ले रहे हैं और यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो जो क्लासिकल थे, जो पुराने इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने बोला था जो सप्लाई है ना वो फुल सप्लाई होगी, मतलब जितनी सप्लाई होगी उतनी सप्लाई होगी। तो ये एग्रीगेट सप्लाई है, मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है इस पॉइंट पे। और यहाँ पे ये केव पॉइंट मतलब प्रोडक्शन कितना हो रहा है, और यहाँ पे मैं वाई एक्सिस ले रही हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस ले रही हूँ। ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो जितने बंदे काम करना चाहते हैं, जितने पर्सन काम करना चाहते हैं, सभी को काम मिल गया। ठीक है, सभी को काम मिल गया मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो जितना प्रोडक्शन होना था उतना प्रोडक्शन तो हो गया। मान के चलिए कि 100 पर्सन है और 100 के 100 पर्सन है, उन सभी को काम मिल गया, मीन्स आप ये बोलोगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। इसके बाद अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा तो आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि 100 पर्सन थे, 100 के सभी काम पे लग गए, इसके बाद तो है ही नहीं ना पर्सन, 100 के अलावा तो है ही नहीं। तो जितनी सप्लाई होनी थी, जितना एग्रीगेट सप्लाई होना था, वो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो आपका परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया। मीन्स कि जितनी सप्लाई होनी थी वो हो गई, इसके बाद सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे समझाया गया है कि एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इन द क्लासिकल फ्रेमवर्क। क्लासिकल पुराने जो इकोनॉमिक्स थे उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, जहाँ पे आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा वहाँ पे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, कि यहाँ पे क्या रहने वाला है, फुल एम्प्लॉयमेंट रहने वाला है। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड आपका डाउनवर्ड होगा। क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। क्यों डाउनवर्ड हो गया एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा ना डिमांड कम होती जाएगी। अब यहाँ पे देखिए प्राइस इतना है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे डिमांड कितनी हो रही है, इतनी हो रही है ना, प्राइस कम हो गया, इस पॉइंट पे आ गया प्राइस, तो देखो डिमांड भी इंक्रीज हो गई। फिर प्राइस और कम हो गया तो डिमांड और इंक्रीज हो गई, इसलिए जो हमारी डिमांड है वो क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। और इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे होगा, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कट करेंगे। तो आपने ये वाला डायग्राम आप बनाओगे, ये वाला जो अलग अलग है वो अगर आपने नहीं भी बनाना, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड डायग्राम है, तो फर्स्ट और सेकंड अगर आप इग्नोर करते हो ना तो ये वाला इक्विलिब्रियम लेवल बना देना आप लोग, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा। मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। एग्रीगेट सप्लाई है, डिमांड कर्व कैसे बनाओगे, ये वाला डिमांड कर्व बन गया एग्रीगेट डिमांड, ये वाला कौन सा पॉइंट आ गया, इक्विलिब्रियम लेवल आ गया। क्या आ गया हमारा, इक्विलिब्रियम लेवल आ गया, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या रहेगा, एग्रीगेट सप्लाई रहेगा। तो यही वाला यहाँ पे शो है। तो ये वाला डायग्राम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिकल व्यूज आपसे पूछ लेना तो आप ये वाला डायग्राम बनाओगे, ठीक है। ए पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल है, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पे देखिए क्लासिकल विचारधारा पूछा गया था, तो यहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हो क्लासिकल में। से का बाजार नियम मैंने आपको करा दिया, क्लासिकल आपने अभी डायग्राम कर लिया, तो आप उनके व्यूज़ लिखोगे क्लासिकल वालों के और डायग्राम बनाओगे, ठीक है। इसके अलावा एक क्या था आपका, एक थर्ड क्वेश्चन था ना, फोर्थ, बचत ते निवेश नु चित्र विच दर्शाओ। बचत और निवेश का मतलब क्या होता है, बचत और निवेश मैं यहाँ पे करवा देती हूँ। बचत और निवेश का मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल रहेगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अब डायग्राम से देख लीजिए, मैं आपको डायग्राम से थोड़ा समझा देती हूँ ना सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। चलिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल रहेगा। मैं सबसे पहले सेविंग कर्व यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है। सेविंग की बात करें तो इंटरेस्ट रेट और सेविंग इन्वेस्टमेंट है ना, इंटरेस्ट रेट के साथ हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका आ गया यहाँ पे आ गया आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है। यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट समझते हो ना, ब्याज क्या होता है। यहाँ पे आ गया आपका सेविंग कर्व बना लेते हैं। तो जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि ब्याज, अगर हम ब्याज की बात करें तो जितना ज़्यादा ब्याज मिलेगा उतनी ज़्यादा सेविंग करवाओगे ना आप लोग। जितना ज़्यादा बैंक में ब्याज मिल रहा है तो आप क्या करोगे, सेविंग इंक्रीज करोगे। तो पहले ब्याज इतना था, 0.2 की बात करें तो आप इतना सेव करवा रहे थे, है ना, इस लेवल पे, इस पॉइंट पे थे। जैसे ही 0.6 हुआ ब्याज, है ना, ब्याज इंक्रीज हुआ, तो आपने सेविंग भी इंक्रीज कर दी। आपने S1 से S2 पे सेविंग कर दी, है ना, इस पॉइंट पे। तो आप यहाँ पे आ गए, तो सेविंग कर्व आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। समझ गए, सेविंग कर्व क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब मैं आपको ना रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश की बात हो रही है, निवेश। निवेश का मतलब ये होता है कि आप कितना पैसा लगाते हो, अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रहे हो। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ब्याज अगर ज़्यादा है, ब्याज की बात कर लेते हैं ना, ब्याज की बात कर लेते हैं, ब्याज ज़्यादा चल रहा है तो आप क्या पैसा उधार लोगे बैंक से? बैंक से पैसा उधार नहीं लोगे ना। मतलब मान के चलिए आर इतना है, आर 0.6 है, तो ब्याज अगर ज़्यादा है तो आप पैसा कम उधार लोगे, मतलब बैंक से कम पैसा लोगे, मतलब इतना पैसा लोगे, ठीक है। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में हो, आर कम हो गया, आर जो है वो कम हो गया, 0.2 हो गया, तो आर कम हो गया तो आप बैंक से ज़्यादा उधार लोगे। फिर आप अपना बिजनेस चला रहे हो, खेत में पैसा लगाना है, घर में लगाना है, या किसी भी तरह से आपने पैसा अगर लगाना है कहीं पे भी, तो अगर आर कम हो गया तो आप बैंक में जाओगे, पैसा उधार लोगे और आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे, है ना, पैसा ज़्यादा मिल रहा है आपको। तो आप इस पॉइंट पे आ गए। कहने का मतलब स्टार्टिंग में यहाँ थे, फिर आप यहाँ पे आए, तो ये क्या, ये कर्व कौन सी बन गई, इन्वेस्टमेंट बन गई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ब्याज का और निवेश का, इन्वेस्टमेंट का, दोनों का क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होगा। क्योंकि एक ऊपर है तो दूसरा देखो नीचे है ना, एक नीचे जा रहा है तो फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, नेगेटिव रिलेशन बन गया ना। यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है, पॉजिटिव कैसे बन गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने से आप सेविंग ज़्यादा करवाते हो। अगर आर और ज़्यादा इंक्रीज होगा तो सेविंग और ज़्यादा इंक्रीज होगी, समझ रहे हो ना। तो आप इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम लेवल में आ जाओगे। मतलब आर के इंक्रीज होने पे क्या हो रहा है, सेविंग भी इंक्रीज हो रही है, तो इन दोनों में क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशन हो गया। अब इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे होगा, जहाँ पे ये दोनों कट करेंगे। तो ये वाला डायग्राम देखिए, तो इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो नेगेटिव होगा और जो सेविंग कर्व है वो आपका पॉजिटिव होगा। जो दोनों जहाँ पे कट करेंगे ना वो आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल होगा। क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनाओगे, बिंदु संतुलन बिंदु है जिथे S = I है, जहाँ पे आपका S = I है। ब्याज दर वध जाती है तो निवेश घटते बचत ज़्यादा होएगी। अगर ब्याज ज़्यादा होएगा, आर अगर ज़्यादा हो रहा है तो आर ज़्यादा होने से सेविंग भी ज़्यादा होएगी बट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। अब ये तो बात समझ गए ना आप लोग। अगर आर कम है, ब्याज की दर घट है, आर अगर कम है तो इसकी वजह से क्या होगा, निवेश अधिक होगा, इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा होगी पर बचत जो है, सेविंग है वो कम हो जाएगी, ठीक है, सेविंग जो है वो कम हो जाएगी। अब समझ गए ना। तो होप सो आपको ये वाले क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। आप दोबारा से वीडियो सुन लीजिएगा, अगर ना समझ में आए फिर से मेरे को बताइएगा, ठीक है, मैं फिर से समझाऊंगी। JB का नियम आपसे पूछा जा सकता है, क्लासिकल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, और बचत और निवेश का डायग्राम आपसे पूछा जाए तो आप बना दोगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने आपको करवा दिए। सेकंड पार्ट हम और करेंगे, आपका जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
यहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी अगर पूछना हो, देन आप मेरे को बता सकते हो, है ना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो डाउट है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कुछ भी इंक्वायरी हो या कुछ भी आपको कंप्लीट क्लासेस अगर आपने ज्वाइन करनी हो ना, देन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, बाय।